और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको क्या पढ़ाया गया है? पहले उसकी काइनेमैटिक्स पढ़ाई गई है, फिर उसकी डायनामिक्स पढ़ाई गई है, और अभी आपको सर्कुलर मोशन की डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ाई जा रही हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने काइनेमैटिक्स को कहा कि उसकी काइनेमैटिक्स क्या है सर्कुलर मोशन की, फिर उसकी डायनामिक्स क्या है, और फिर अभी उसकी जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो क्या है। और उन डिफरेंट सिचुएशंस में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधकर घुमाने की कोशिश की है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधकर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो उस कोशिश के अंदर क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनना चाहिए, या फिर उस हॉरिजॉन्टल सर्कल को थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर एक पेंडुलम टाइप चीज़ बन जाना चाहिए, या फिर जिसको हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, या फिर उस सर्कल को हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना ही नहीं चाहिए और हमें उसको घुमाना ही वर्टिकल प्लेन में चाहिए। ये हमें कोई डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस मेरे दिमाग में डेवलप हो रही थी, तो मैंने वो आपके साथ आपके नोट्स बनाने की कोशिश कर ली। एक काम ये भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले आपको एक वर्कशीट दी थी, तो मैं उसी तरह विदाउट ऑल दीज सिचुएशंस के नोट्स मैं आपको एक और वर्कशीट पकड़ा दूँ। चलो जनाब साहब, सवाल आएगा तो खुद ही पता चल जाएगी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो हमने पहली वाली वर्कशीट की उसको देखकर अंदाज़ा हुआ कि सर अभी तो बच्चों का सेशन का आगाज़ हुआ है, ये छोटा सा सवाल में तब्दीली आएगी तो फंस जाएंगे कि जी व्हाट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सवाल ही किसी ने नहीं किया। तो पहले वाले क्वेश्चन 3 का जो पार्ट बी था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी सर, टेंशन से आएगी और कहाँ से आएगी, तो बच्चों के साथ ये हमें क्या पता सवाल कहाँ से टेंशन कहाँ से फोर्स आएगी। तो मैंने कहा जी फिर मुझे समझाना पड़ेगा कि किस किस सिचुएशन में कहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। तो हमने जब रस्सी की मिसाल दी तो हमने कहा रस्सी खींचेगी ना, जब रस्सी खींचेगी तो रस्सी में क्या होगा, उसमें टेंशन होती है। अब खींचेगा कौन, तो जो रस्सी को घुमा रहा है वो खींचेगा, ठीक है। अब मैं रस्सी को घुमा रहा हूँ या रस्सी खुद घूम रही है, खैर जो भी है, उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट को रस्सी का खींच रही है तो रस्सी में टेंशन है, तो हमने टेंशन को क्या कह दिया कि टेंशन इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर मैं कहना इतना आसान काम नहीं है, डिफरेंट सिचुएशंस बनाओ, चेक करो। हमें एएस में भी तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी, हम वहाँ एएस की सिचुएशन में भी क्या करते होते थे सर, वहाँ पे नीचे की तरफ वेट ड्रॉ करते थे, कोई ड्राइविंग फोर्स होती थी तो वो ड्रॉ करते थे, कहीं पे कोई फ्रिक्शन होती थी तो वो ड्रॉ करते थे, कहीं पे कोई नॉर्मल रिएक्शन होता था तो वो ड्रॉ करते थे। फिर सवाल की सिचुएशन में समझ आ जाती थी कि सिग्मा fx 0 है या सिग्मा fy 0 है, या किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी बातें हमने क्या करना स्टार्ट कर दी, ये सारी बातें हमने वहाँ पिछले साल भी की हुई हैं, तो उन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर किसी डायरेक्शन में एफ नेट 0 था, किसी डायरेक्शन में एफ नेट 0 नहीं था, तो हम वो डेवलप करते गए आगे चलते गए। और फिर कुछ लोगों के दिलों में सवाल पैदा हो रहे थे, तो दिलों में ही पैदा हो रहे थे और दिलों में ही दफन भी हो रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने कल एक पूरे घंटे का लेक्चर झाड़ दिया कि भाई साहब आप लेट आएंगे और फिर सवाल पूछेंगे तो शायद डांट दूं, लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं और ड्यूरिंग द लेक्चर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं बाय गॉड किसी को डांटने का इख्तियार नहीं रखता हूँ, ठीक है। और मैं नहीं डांटूंगा आपके सवाल के जवाब में। मुझे लगेगा मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपका सवाल है तो मैं सारा कुछ छोड़कर आपके सवाल को एड्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे ये लगेगा, मैं हमेशा ना 3 तरह से सवालों को क्लासीफाई करता होता हूँ। जब भी आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मेरे दिमाग के 3 बटन आते हैं उसमें, क्या ये टॉपिक बहुत पुराना टॉपिक का सवाल है, या ये टॉपिक करंट टॉपिक का सवाल है, या ये टॉपिक बहुत आगे का सवाल है। मेरा दिमाग आपके सवाल को इन 3 स्टेजेस में से किसी न किसी के साथ रिलेट करता है कि अगर बहुत आगे का सवाल है तो मैं उसका जवाब ये दूंगा, भाई ये अगले किसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा जल्दी सवाल का जवाब देकर मैं सवाल को वाइंड अप कर दूंगा। इसकी मिसाल आज मैंने मैथ्स में दी है कि मुझसे बैराम साहब ने किसी दिन पूछा था सर कोई इक्वेटिंग कोफिशिएंट होता है, तो मैंने उसको 1 सेकंड में जवाब दिया, भाई अभी का टॉपिक नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे। बैराम साहब ऐसे ही हुआ था, ठीक है। फिर अगर कोई सवाल बहुत पुराना है, जैसे कल मुझसे फातिमा शाह ने एक सवाल पूछा था, तो पिछली किसी वर्कशीट का जो कि 7-8 दिन पहले हुई थी,
लेकिन चूंकि चैप्टर करंट है तो मैंने कहा जी हो गया, फिर मैं करा देता हूँ उस सवाल को। वो इतने दिनों से उसको लेकर परेशान है तो पूछ नहीं रही तो मैं बता देता हूँ। और हाँ, अगर बहुत ही पुराना सवाल हुआ, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन और आप मुझसे पूछेंगे लीनियर मोशन कि सर ये फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का आपस में रिलेशन क्या होता है, तो फिर पता नहीं मैं उसका जवाब कैसा दूंगा। ठीक है, दूंगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। या हाँ, उधर शायद तंज करने का भी इख्तियार है मेरे पास थोड़ा सा, कि A2 की क्लास में जब आप कोई AS की चीज़ पूछेंगे तो जवाब ज़रूर दूंगा बेटा, थोड़ा सा तंज भी करूंगा, मेरा फिर वो एक मेरी भी मजबूरी है, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा जी। आज वैसे मुझे आते आते किसी ने तंज किया, मुझे तो ऐसे तंज लगा, लेकिन उस बच्चे से मैंने पूछा भाई तंज कर रहे हो क्या हकीकत में बोल रहे हो? कहता नहीं सर तंज नहीं है, सच बोल रहा हूँ। क्या बोला उसने? कहते सर कल क्लास में बड़ा मज़ा आया। ठीक है, तो मुझे लगा मज़ा उसको इसलिए आया होगा कि मैंने उसका नाम लेकर उसको आधा घंटा एड्रेस किया कि जो सवाल है पूछ लो भाई, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन नहीं सर, असल में सवाल पूछ रहे थे क्लास फेलोज़, तो एंगेजमेंट हो रही थी, तो समझ ज़्यादा आ रही थी। अल्लाह करे वो तंज ना हो, वो हकीकत ही हो कि जब कोई सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दूं तो उसको ज़्यादा अच्छी समझ आ रही हो। बहरहाल उमर साहब, सर आपने वर्कशीट करा रहे थे, आप भी वर्कशीट पर फंसे हुए हैं? हाँ ठीक ठीक, फिर एक काम ना करें, वर्कशीट ना खोलें, सारे के सारे वर्कशीट खोलें जी, और भी किसी का कुछ सवाल है तो उसको भी एड्रेस करेंगे। पहली वाली ना सर्कुलर मोशन की वर्कशीट नंबर 1 खोलें जी, वहाँ पे मसाइल हैं हमारे कुछ अभी तक, खोलने दें सबको। बातों के बगैर भाई बातें करने, मुंह खोलने का नहीं कहा, वर्कशीट खोलने का कहा है। आपने सारों ने अपनी बत्तीसियां खोलना स्टार्ट कर दी हैं। बातें बंद करें प्लीज। बुजदार साहब आपको कह रहा हूँ, बुजदार इधर इधर इधर, मैं हूँ इधर, भाई तू किधर है, मैं इधर हूँ। ठीक है, इधर ध्यान रखना, उसके कानों में क्या देख रहा है, इजी हो जा। नालायक आदमी, अपनी वर्कशीट खोलो। चलो जी, सुनो 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 सुनो, आप भी इसी क्लास में हैं बेटम, आप भी इसी क्लास में पुत्र जी। आपको भी कह रहा हूँ कि मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मुझे सुनो। ठीक है, बहरहाल क्या सुनाना चाह रहा हूँ, कोई आपकी वर्कशीट में कोई मसाइल हैं जी, वो डिस्कस करने हैं। उमर साहब प्लीज़ गो हैड। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कहा था कि कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन है जो सेंटीग्रेड को हाँ करेगा, वो आपने ड्राइंग बना के दी। हाँ, एक काम करेंगे जनाब, मैं इसको अगला केस बना दूंगा, मैं इसको अभी अपनी नोट्स बुक में एक अगला केस बना के समझाऊंगा। ठीक है जी, और कोई सवाल जनाब? चूँकि एक टेंशन वाला सवाल आया था ना क्वेश्चन 3 में, तो केसेस देखें कितने बनाए हैं जी। तो क्वेश्चन 4 में कहीं फ्रिक्शन की बात आई थी, उसको भी किसी ना किसी तरह कोई ना कोई केस बना देता हूँ जी। उसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो उन्हीं 2 सवालों की वजह से तो मैंने क्या करना है, उसी वजह से तो मैंने ये सारी सिचुएशंस बनानी। एक वैसे वो भी था, वो क्वेश्चन 7 जिसमें क्या हो रहा था, जहाज़ क्या कर गया, टिल्ट कर गया। टिल्ट करके क्या कर गया, तो पता नहीं कौन सी फोर्स आ गई, उस फोर्स के किस कंपोनेंट ने क्या किया, तो उस फोर्स के किस कंपोनेंट ने क्या किया। आई थिंक उसको भी मैं एक सिचुएशन बना दूंगा अपने नोट्स के अंदर। उसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो एनीवन, फिर नोट्स पर ही जाएं। हैं जी, तो नोट्स पर जाते हैं जनाब साहब, नोट्स पर ही जाते हैं। ये लो जी, किसकी है शीट ये? अभी तक हमने रस्सी वाली मिसालें ली हैं, और रस्सी वाली जितनी मैंने मिसालें देनी थी आई होप मैं दे चुका हूँ। और रस्सी वाली मिसालों में एंड पे पता नहीं मैंने कोई वर्टिकल सर्कल भी एग्जांपल के तौर पर दे दिया, और वर्टिकल सर्कल में को मुझे फेरिस व्हील याद आ गया, तो पता नहीं कोई रोलर कोस्टर भी याद आ गया, तो उनके भी काफ़ी सारी मैंने मिसालें देना। उनकी मैंने ड्राइंग्स नहीं बनाई, वैसे ड्राइंग्स बनाई, कोई नोट ही लिखे होंगे बस कि जनाब साहब क्या होता है इन द केस ऑफ फेरिस व्हील, टेंशन इन द स्टील रॉड्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल। इन द केस ऑफ रोलर कोस्टर द सम और डिफरेंस ऑफ द वेट जो कि नीचे की तरफ होगा, एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो कि ऊपर की तरफ होगा, इट विल एक्ट एज द। खैर मैं इसको प्रॉपर ड्राइंग बनाकर नहीं समझाना चाहता था। ठीक है, वो उस तरह तो फिर पता नहीं कितने कितने केसेस होंगे, हर केस की अगर ड्राइंग बनाई तो पूरे साल में सिर्फ सर्कुलर मोशन ही होगा। ठीक है, मुझे भी आगे इनके पेपरों से पहले ऑसिलेटरी मोशन वाला चैप्टर भी लाजमी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो मैं बस उनको तो नहीं पढ़ा रहा, मैं किसी और केस की तरफ जाना चाहता हूँ जी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर रोलर कोस्टर ड्रॉ करके ही समझाएं, तभी हम रोलर कोस्टर को समझेंगे, मैं कहूँगा भाई उसको समझने से बेहतर है किसी झूले घर में जाएं और वहाँ जाके रोलर कोस्टर लें, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहरहाल अगली वर्कशीट में शायद कहीं एक सवाल है जिसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ना हुआ तो करा दूंगा, हो गया तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अगले केस पे चलें जी। आई थिंक इसके बाद जो मैं नेक्स्ट केस डिस्कस करना चाहता हूँ
वो कौन से वाला है, दैट इज फ्रिक्शन वाली डिस्कशन ही कर लेते हैं। अ कार टेकिंग अ टर्न अराउंड अ बेंड, अराउंड अबाउट, जो राउंड अबाउट पे टर्न ले रही होती है गाड़ी, तब क्या सिचुएशन है उसको देखते हैं जी। डिफरेंट सिचुएशंस में सिचुएशन नंबर क्या है, 3 है। पहले थी हॉरिजॉन्टल सर्कल वाली 1, फिर थी कोनिकल पेंडुलम वाली 2, फिर थी वर्टिकल सर्कल वाली 3, अब आई थिंक उसको 4 होना चाहिए, ठीक है। खैर जो भी सिचुएशन नंबर जो भी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नंबरिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिचुएशन क्या है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अ कार टेकिंग अ टर्न, जरा वो टेस्ट दिखाएं, उसमें उसने क्या वर्ड लिखा हुआ है, प्लीज वो टेस्ट दिखा दीजिए। उसमें उसने क्वेश्चन में लिखा है जी, अ कार है ऑफ अ पर्टिकुलर मास मूविंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड ट्रेवल्स अराउंड अ बेंड ऑफ रेडियस दिस मच, अराउंड अ बेंड। तो क्या लिखा है जी, अ कार टेकिंग अ टर्न अराउंड अ बेंड, around a bend in the road, on the road, ये लिखें जी, a car taking a turn around a bend on the road, ये सिचुएशन जी हमारे पास। जो कार होगी, कार का कोई ना कोई मैस होगा और कार की कोई ना कोई स्पीड होगी। टेकिंग अ टर्न लेना है अराउंड अ बेंड, जब वो टर्न लेगा अराउंड अ बेंड, तो टर्न का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा होगा, आर्क लेंथ पे ट्रेवल करेगा। आर्क लेंथ पे ट्रेवल करेगा तो लीनियर मोशन तो नहीं होगी ना, क्या होगी उसकी, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन ऑन द रोड होगा, वो रोड के ऊपर ही, तो रोड के सरफेस के साथ क्या होती है, रोड के सरफेस के साथ और टायरों के दरम्यान में क्या होती है, कोई फ्रिक्शन होती है। रोड का जो सरफेस है वो कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है जी, कांटेक्ट फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बताएं जी। सर जी एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, बच्चों जिस चेयर पे ये हिलना हो रहा है, आप इस चेयर से हट जाइए प्लीज, किसी और चेयर पे बैठे। कौन किसकी चेयर है बहुत हिल रही है, उतर उठो उस चेयर से, किसी और चेयर पे बैठो। कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और दूसरी चीज क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है जी। खैर ये सारी बातें तो हमें मालूम है, ठीक है। हमने अगली बात क्या सीखनी है जी, टेकिंग अराउंड बेंड, सर्कुलर मोशन है, इसकी कोई ड्राइंग सी बना लेता हूँ मैं। इसकी ड्राइंग वहाँ सवाल में तो नहीं है, मैं बना देता हूँ। ड्राइंग बनाए जनाब साहब ज़रा। सर जी ये जो है ना रोड का टर्न दिखाएं, यहाँ पे कहीं दरमियान में गाड़ी दिखा दें। इस गाड़ी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सर्कल के किस पर जाए, उसको सर्कल के टेंजेंट पे दिखाएं। दिस इज दैट V एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज दैट कार। अच्छा जी, इसने टर्न किधर लेना है, इसने टर्न यूं लेना है, तो अगर इसने टर्न यूं लेना है तो अगर आप इसका ओवरऑल सर्कल अज्यूम करते हैं तो सर्कल का सेंटर किधर होगा, सर जो सर्कल का सेंटर जो है ना वो कहीं ना कहीं इधर होगा। अगर उसका सेंटर इधर होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सर है तो ये सर्कल का रेडियस, लेकिन आई थिंक इस तरफ को क्या होना चाहिए, सर जी टेंशन तो इस वक्त रस्सी तो कोई है नहीं कि वो बंदा वहाँ खड़ा और वो गाड़ी को घुमा रहा हो,
ठीक है, या तो हो ना कि आप कहें सर जी एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसने रस्सी बांधी हुई है और वो जोर लगा रहा है, क्या हो रहा है जी, गाड़ी जा रही है उधर, लेकिन एक बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, रस्सी के साथ जोर लगा रहा है, तो गाड़ी किधर जाएगी, वो सर्कल में जाएगी। अब बंदा तो कोई भी नहीं है, रस्सी भी कोई नहीं है, तो टेंशन भी कोई नहीं है, लेकिन मैंने गाड़ी को का जो ड्राइवर है वो गाड़ी का कंट्रोल कैसे कर रहा है, वो उसको स्टीयरिंग से ऐसा कंट्रोल जरूर कर रहा है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, सर्कुलर पाथ पे। तो कुछ तो होगा यार, हमें तो पता है, हमने तो पढ़ा है कि सर्कुलर पाथ पर बेंड करने के लिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए या क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, या एक लफ्ज़ होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, फोर्स की तो ज़रूरत है ही है। और जिस फोर्स की ज़रूरत है हमें उसका नाम भी मालूम है, उसका नाम क्या है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है? पहला सवाल वेट। वो कहते हैं सर जी वेट, बेटा वेट किधर होता है, वेट होता है वर्टिकली। जब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है तो वेट तो बिल्कुल भी टूवर्ड्स द, देखें ये रोड है, ये देखो बेटा जी, मुतवक्किल साहब, सॉरी मुताहिर साहब, ओ लेवल की क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, वो उस किसी का भाई याद आ गया मुझे, ठीक है, क्या हो रहा है जनाब, ये रोड है, वेट किधर है, दिस पेन, वेट किधर है, नीचे, टर्न हम यूँ ले रहे हैं, तो वेट किधर है, बिल्कुल नीचे, टर्न जा रहा है किधर, तो वो किधर है, तो सेंट्रीपिटल तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो वेट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेंट्रीपिटल के साथ। फिर एक आता है जी वेट का ऑपोजिट होता है, क्या, नॉर्मल रिएक्शन। वो किसके बराबर है सर, वो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ने क्या करना है, उसने तो सर जी ऊपर की तरफ के आर ने नीचे की तरफ का वेट बैलेंस करना है, ताकि गाड़ी ना ज़मीन के अंदर धंसे ना ऊपर हवा में जाए, ठीक है। तो आर और डब्ल्यू तो वो तो आपस में बैलेंस करेंगे, वर्टिकल प्लेन में है। अगर वो वर्टिकल प्लेन में है तो ये सर्कल किस प्लेन में है, प्लीज बताइए। सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वेट तो वर्टिकल प्लेन में है, नॉर्मल कांटेक्ट भी वर्टिकल प्लेन में है, वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही नहीं है। तो अब क्या करें जी, आर भी गया, डब्ल्यू भी गया, पीछे क्या रह गया, और कौन सी फोर्स है इस वक्त, सर जी एक यहाँ से किसी ने ड्राइविंग फोर्स बोला है, ये ड्राइविंग फोर्स किधर है, कहते हैं सर जी ड्राइविंग फोर्स तो जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है उधर होगी। अब अगर उसकी डायरेक्शन जिस तरफ उसकी मूवमेंट है उस तरफ ड्राइविंग फोर्स होती है, अच्छा ड्राइविंग फोर्स उधर है, फिर क्या रह क्या गया सर जी, कोई फ्रिक्शन ही रह गई है, फ्रिक्शन किधर होगी सर जी, फ्रिक्शन होती तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, लेकिन अगर फ्रिक्शन किसी एंगल शैंगल पर आ गई तो उसका वन ऑफ द कंपोनेंट क्या होगा, उसका वन ऑफ द कंपोनेंट अगर सेंटर की तरफ हुआ तो क्या होगा, तो सर जी हम क्या कहेंगे, दैट विल बिहेव एज व्हाट, दैट विल बिहेव एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक यहाँ पे जो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स चाहिए, जिस फोर्स का असल तो नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आएगी कहाँ से, आई थिंक देयर इज ओनली सम फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो क्या कर सकता है, दैट कैन एक्ट एज क्या, एक छोटा सा नोट लिखेंगे जनाब, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। डायग्राम में सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, जितनी डायग्राम बनाइए काफ़ी है जी, मैं इससे आगे मजीद नहीं जाना चाहता, ठीक है। क्या लिखें जी, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन between the road and the tires, a component of friction between the road and the tires a component of friction between the road and the tires, ब्रैकेट में लिखें, बल्कि इधर ब्रैकेट नहीं बनानी, वो जो है ना कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, उधर जाके ब्रैकेट बनाएं, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन को अंडरलाइन करें, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन 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 अंडरलाइन, उस अंडरलाइन के नीचे लिख दीजिए कौन से फ्रिक्शन के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, है जी, इसका उसके नीचे ब्रैकेट में लिखिए दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
प्लीज लिखिए किस कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है, दैट इज क्या, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो दोबारा सुनेंगे, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्या, बिटवीन द रोड एंड द टायर्स विल एक्ट एज क्या, विल एक्ट या विल प्रोवाइड व्हाट, will provide the necessary centripetal force, will provide the necessary centripetal force. A component of friction between the road and the tires will provide the necessary centripetal force. अब यहाँ पे ना एक अजीब सी सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? हमने ये पढ़ा है कि सर जो फ्रिक्शन होती है ये हमेशा किधर होती है, किधर होती है फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन अगर टायरों की डायरेक्शन आगे पीछे हो जाए, टायर टेढ़े मेढ़े हो जाएं, स्टीयरिंग से आप उसको कंट्रोल करें तो क्या हो सकता है? सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है कि उसके कोई कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में से एक आधा कंपोनेंट कैसा होगा, वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, और एक आधा कंपोनेंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो किस कंपोनेंट को सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करना चाहिए? जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, दैट कंपोनेंट विल बिहेव क्या, इट विल बिहेव एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस वक्त एक छोटी सी सिचुएशन में सोच रहा हूँ कि मुझे अगर आपको एक डायग्राम बनानी है, डायग्राम से अगर मैं बना के समझाने की कोशिश करूँगा तो हम फिर अपनी स्कोप में से बहुत बेटा लग जाएगी आपको, ऐसा नहीं कीजिए, निकाल दीजिए वहाँ से। अगर मैं इसकी डायग्राम में जाऊं तो मैं लास्ट किसी लेक्चर में भी इसकी डायग्राम में जाने की मैंने कोशिश की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, सर जी एक ड्राइविंग फोर्स थी, फिर उसके एक ऑपोजिट थी, फिर ड्राइविंग फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स थे, फिर उसकी ऑपोजिट फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स थे, ठीक है। फिर फ्रिक्शन एक वो होती है जो एक्शन होता है, फिर एक फ्रिक्शन होता है जो रिएक्शन होता है, फिर एक फ्रिक्शन होती है चलने के लिए ज़रूरी होती है, फिर एक फ्रिक्शन होती है चलने के बाद चलने से रोकती है। अब खैर इतनी ज़्यादा डिटेल में दिमाग, दिल तो मेरा कर रहा है चला जाऊँ, लेकिन दिमाग कह रहा है भाई रुक जाए इधर ही, ठीक है। इसकी डिटेल में जाना स्टार्ट करेगा तो चैप्टर सर्कुलर मोशन से निकल आएगा, और चैप्टर किधर चला जाएगा, चैप्टर फ्रिक्शन की एक्सप्लेनेशन पे चला जाएगा। अब चैप्टर को फ्रिक्शन की कितनी एक्सप्लेनेशन पे लेके जाना है, मेरी स्पेसिफिकेशन ने मुझे ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी कि मैं फ्रिक्शन के डिफरेंट वर्जन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। मुझे फ्रिक्शन के बारे में उतना ही समझाना है जितना ओ लेवल में आपने पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में भी, सॉरी ए लेवल में पढ़ा हुआ है। उधर भी हमें फिजिक्स ने मना किया था किसी चीज़ से, हम मैकेनिक्स में थोड़ा आगे भी चले गए थे। किधर? एफ और आर का एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था? एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। वो रिलेशन हमें फिजिक्स ने नहीं पढ़ने दिया। वो रिलेशन हम सिर्फ किसके लिए पढ़ते थे? M1 के लिए, ठीक है। तो हमने जब उसको नहीं पढ़ा तो मैं फिर यहाँ तो उसके भी आगे की डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि हाँ जनाब, उस क्वेश्चन में जैसे आपके पास एक वर्कशीट थी, उसके क्वेश्चन 4 में उसने मैक्सिमम क्या पूछा होगा, क्या ये व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, कहाँ से निकली सेंट्रीपिटल फोर्स? तो मैक्सिमम वहाँ क्या जवाब दे सकते हैं? सर जी फ्रिक्शन से निकली है। अब क्या उसने पूछा जी नहीं, पहले ड्रॉ करें, फिर फ्रिक्शन का कॉम्पोनेंट बताएं, फिर फ्रिक्शन को रिजॉल्व करें? नहीं ना, क्यों नहीं पूछा उसने वहाँ पर? बिकॉज उसको पता है कि हमारे A2 लेवल पर फ्रिक्शन की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। मैंने यहाँ रस्सी की डिटेल बहुत सारी पढ़ा दी आपको। क्यों रस्सी की इतनी डिटेल क्यों पढ़ा दी है सर? और पिछले साल भी रस्सी में टेंशन, और टेंशन में तो हम एक्सटेंशन तक चले गए थे। हमारे पास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी सिलेबस में था और एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी हमारे सिलेबस में था। तो टेंशन हमारा पिछले साल का बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने उसको वहाँ पे बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उधर यहाँ भी अगर मैं डिटेल से पढ़ लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्शन के साथ मुसीबत मुझे ये है कि मुझे फ्रिक्शन के बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो AS में मैंने नहीं पढ़ाए हुए और A2 के सिलेबस में भी नहीं है। तो मेरे पास बस मैक्सिमम इतनी इजाज़त है जो मैंने भी की है। क्या लिख दिया भाई मैंने? इन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे आज कि सर वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे जब गाड़ी टर्न ले रही है, तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो कौन सी चीज़ है जो क्या करती है, कौन सी चीज़ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है? तो इस बच्चे ने कहा सर जी वेट सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने उसको कहा नहीं भाई, वेट तो नीचे वर्टिकल प्लेन में है, सर्कल तो हॉरिजॉन्टल में है, वेट तो नीचे है, उसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट है, उन्होंने तो आपस में बैलेंस कर लिया। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या करती है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो हमारे पास एक्चुअल में
जो है वो नेट फोर्स है। लेकिन अगर मैं कहूं फ्रिक्शनल फोर्स का जो एक ऐसा कंपोनेंट जो V के ऑपोजिट है, तो किसको बैलेंस करता होगा? किसको बैलेंस करता होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो है बेटा जी, फिर वो मुताल साहब कहते हैं सर वेट को बैलेंस करता होगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हर चीज़ वेट की समझ आती है। क्यों भाई? इजी हो जाओ भाई, न कम में हाथ तुम्हारे। किधर डंडा किधर है मेरा? है इधर दिखाओ, किड़ी हो भाई हैं, तेरा वेट कम है, तुझे थोड़ा नीडो पीना चाहिए, ठीक है? नालायक आदमी। हाँ, वो वेट करी जा रहा है, गलत कर रहा है, चौथी दफा वेट बोल रहा है। क्या हो गया भाई? और फ्रिक्शन डाउनवर्ड किधर होती है यार? वेट डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल कांटेक्ट ऊपर होता है, वो बैलेंस कर लिया उन्होंने। तो फ्रिक्शन या इधर होती है या इधर होती है या आगे होती है या पीछे होती है। फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, तो वेट तो कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं होता। तो फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट भी होगा वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, लेकिन होगा किधर? फ्रिक्शन का, अब यह वैसे एक बड़ा मजे का सवाल है बेटा जी। असल है नॉर्म ये कांटेक्ट फोर्स। हाँ, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल प्लेन में है, वाई एक्सिस में है, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वो वेट के साथ उसका ताल्लुक होता है। जो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब जो ये वाला प्लेन है, उस प्लेन में भी उसका एंगल हो सकता है। आप लोगों को मसला समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जरा प्लीज दोबारा मेरी बात सुनिएगा। वो क्यों उससे गलती हो रही है, जरा उस बात को सुनिए, गलती उससे क्यों हो रही है, वो क्यों उस वेट में कंफ्यूज हो गया। जरा एएस पे जाते हैं। एक्चुअल में रोड और टायर के दरमियान कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है? ये उसकी किस डायरेक्शन की फोर्स है? उसको आप क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलना चाहते हैं, चलें इसको आप वाई एक्सिस बोल दें। बल्कि आई थिंक मैं इसको वर्टिकल प्लेन की फोर्स और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन की फोर्स बोलना चाहता हूं, ठीक है? ये जो वर्टिकल प्लेन में और कौन सी फोर्स है? उसमें ये ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, वो तो बैलेंस हो गया। जो हॉरिजॉन्टल उसका प्लेन है, जो जमीन का सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस सरफेस में एक फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, क्या हो रहा है जी? गाड़ी बिल्कुल, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स आगे है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है। तो मैं मानता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या करना है? अगर तो स्पीड भी कांस्टेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या करना है? ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस कर लेना है। सीधी सीधी कांस्टेंट स्पीड, या कांस्टेंट स्पीड पे या जीरो स्पीड पे इक्विलिब्रियम वाला फिनोमेना हो रहा होगा। अब गाड़ी सीधी सीधी नहीं जा रही, गाड़ी क्या कर रही है? गाड़ी टर्न कर रही है किधर? अराउंड बेंड। जब गाड़ी अराउंड अ बेंड टर्न करती है तो यहां पर एक मुसीबत है। क्या मुसीबत है? इधर ध्यान दोगे प्लीज। मुसीबत यह है कि सर जी क्या हो रहा है? अब वेट अभी भी है इन द वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ। कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट अभी भी ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो वेट को बैलेंस कर रहा है। कांटेक्ट फोर्स का अब कांटेक्ट फोर्स असल में टू डायमेंशनल है ही नहीं। चलो जी, अब असल सवाल आ गया। जो कांटेक्ट फोर्स है ना, ये वाली, इस वक्त कितने डायमेंशनल है? टू डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशनल में एक डायमेंशन को आपने वाई एक्सिस क्या दिया, वो वेट ने बैलेंस कर लिया। एक डायमेंशन को आपने एक्स एक्सिस क्या दिया, उसने ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कांटेक्ट फोर्स टू डायमेंशनल नहीं, थ्री डायमेंशनल है, फिर असल में तो दुनिया की सारी चीज़ें थ्री डायमेंशनल होती हैं ना। तो जब वो फोर्स तीन डायमेंशंस में है तो उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। मैं असल में इस फड़े में जाना नहीं चाह रहा था। एक उसका कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, एक उसका कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, एक उसका कंपोनेंट है जी डायरेक्शन में, ठीक है? वो जो उसका कंपोनेंट बिल्कुल ऊपर नीचे वाला, जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, उसने वेट को बैलेंस किया हुआ है। एक उसका कंपोनेंट जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं जी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला, उसने उसको ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। एक तीसरा भी कंपोनेंट है जिसको जी एक्सिस कहेंगे आप। इस वक्त वो जी एक्सिस किधर होगा? इस वक्त वो जी एक्सिस जो है वो आपका टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो वो कौन है? आप वो एक कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन मैंने लिख क्या दिया है? कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि सर हमें तो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही लगती है। कांटेक्ट फोर्स, हालांकि कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स का एक तीसरा कंपोनेंट भी है, लेकिन आप उसको क्या कह दीजिए, उसको फ्रिक्शन ही कह दीजिए। कौन सी फ्रिक्शन? वो फ्रिक्शन जो क्या बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल बिहेव करेगी। ये कौन सी फ्रिक्शन है? ये वो फ्रिक्शन है जो ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस करेगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन किधर है वैसे? वो वाली फ्रिक्शन किधर है सर जी? वो फ्रिक्शन तो ये आगे अगर ड्राइविंग फोर्स है तो उधर पीछे की तरफ है। तो ये फ्रिक्शन कौन सी है सर? ये भी है कोई फ्रिक्शन। तो इसलिए मैंने बड़े एहतियात से एक जुमला लिखवाया है। क्या लिखवाया? अ कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, और उसका ब्रैकेट में लिखा भी क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द। तो इसका मतलब क्या था कि सर एक कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी भी है दैट इज क्या? दैट इज ऑपोजिट टू द ड्राइविंग फोर्स। वो क्या करती है? ठीक है, तो एक काम करें, इधर साइड पे एक नोट लिखें इसके साथ, बल्कि जिस पेज पर है उस पेज के हेडर पे लिखें। पेज के हेडर पे जाइए, एक एक्स्ट्रा नोट भी लिखें। नीचे आपने लिखा है, नीचे क्या लिखा है उसी जैसा जुमला ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है जी। अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, पेज के हेडर पे क्या लिखना है? अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अच्छा, यहाँ दोबारा अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन को अंडरलाइन करें और उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अभी? दैट इज क्या? दैट इज पैरेलल या एंटी पैरेलल। पैरेलल लिखे, दैट इज क्या लिखें? दैट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब एंटी पैरेलल ये कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आगे है तो वो एक उसके पीछे की तरफ होती है। दैट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसकी ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब बताएं ये क्या करेगा? ये क्या करता है? अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, ये क्या करता है? जो भी बता रहा हूं, बैलेंसेस द ड्राइविंग फोर्स। लिखें ऊपर, अ कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर्स दैट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या करता है जी? बैलेंसेस द ड्राइविंग फोर्स, बैलेंसेस द ड्राइविंग फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर जी फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, जो कि हकीकत में क्या सीन है सर जी? हकीकत में सीन ये है कि कांटेक्ट फोर्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट ने क्या करना है? वेट को बैलेंस करना है। एक कंपोनेंट ने क्या करना है? ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस करना है। और एक कंपोनेंट अभी भी क्या होगा? जो नेट फोर्स होगी। कौन सा कंपोनेंट अभी भी नेट फोर्स हो? किसी को बैलेंस ही नहीं करता। तो वो कैसे एक्ट करता है? वो सेंट्रीपिटल के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब आप गाड़ी का टर्न लेंगे तो गाड़ी खुद तो कभी भी टर्न नहीं लेगी। आपको गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा, उसके टायर्स की ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट फोर्स के एंगल को चेंज करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट फोर्स को 3 डायमेंशनल करना पड़ेगा। जब आप उसको 3 डायमेंशनल करेंगे तो क्या होगा? असल में जब गाड़ी सीधी सीधी आती है तो उसका 2 डायमेंशनल सारा निज़ाम चल रहा है। कैसा सर? या फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा है, मतलब दैट इज़ 1 एक्सिस, या ऊपर नीचे चल रहा है, दैट इज़ y एक्सिस। कितने एक्सेस हो गए उसमें इन्वॉल्व? 2। लेकिन जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग यूँ घुमाते हैं तो उसमें 3 एक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा सिलेबस 3 एक्सेस पे ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैंने पिछले साल भी इवन जो वर्टिकल वाला कॉन्टैक्ट फोर्स और हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका काम मैंने M1 वालों को पढ़ाया हुआ है कि सर वो एक ही उनका आपस में उनकी रेशो क्या होती है? इक्वल्स टू म्यू। या वो एक निकालने के लिए दूसरे को म्यू से मल्टीप्लाई कर लें, या दूसरा निकालने के लिए पहले वाले को म्यू से डिवाइड कर लें, तो एक ही तरह की चीज़ होती है वो। खैर बहरहाल मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त M2 का सिलेबस नहीं पढ़ा रहा। देयर इज़ दिस मैथ्स, जिसमें एक और पेपर होता है, कौन सा? M2 उस पेपर को कहते हैं। वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कितनी डायमेंशंस पढ़ाते हैं? 3 डायमेंशंस पढ़ाते हैं। तो मैंने आप बायोलॉजी वालों को M1 नहीं पढ़ाई तो M2 किधर से पढ़ाऊँ? ठीक है, तो आई एम सॉरी, मैं उसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जितनी झलक देनी है उतनी झलक दे दी है। अगर कोई सवाल पैदा होता है तो बता दें, नहीं तो आपके साथ इतनी झलक ही काफ़ी है जी। तो इतना ही काफ़ी है, हम इतना समझ लेते हैं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, कोई ना कोई फ्रिक्शन का कंपोनेंट है। एक कौन सा वाला? एक वो जो किधर था? एंटी पैरेलल था डायरेक्शन ऑफ मोशन के, उसने क्या किया? तो ये कौन से वाला है? ये वो एंटी पैरेलल वाला है जिसने क्या किया है? ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस किया है। तो फिर ये कौन से वाला है? ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला है। ये क्या कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज
आई थिंक ये वो है जो मैंने किधर लिखा है। प्लीज़ एक काम कीजिए, इसके साथ जाके ना एक निशान लगाएं जी। क्या निशान लगाते हैं? मिसाल के तौर पर स्टार लगा दें। तो इसका नोट किधर है? इसका नोट टॉप पे लिखा है, तो टॉप पे स्टार लगा दीजिए। ये वो बात है जो मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, तो उसको टॉप पे जाके लिख दीजिए। और ड्राइंग के नीचे क्या लिखूँ? ड्राइंग के नीचे जाके लिखें जी, एक फ्रिक्शन ऐसी है जो किसके बराबर है जी? या ड्राइंग के नीचे या साइड पे या ड्राइंग के अंदर, कि सर एक फ्रिक्शन ऐसी है जो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये कौन सी फ्रिक्शन है? इधर एक हैशटैग का निशान लगा दीजिए। और ये कौन सा जुमला है जो आपने नीचे नॉर्मल नोट्स में जुमला लिखा है? अ कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज क्या? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बिहेव एज क्या? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी को मसला तो आप खड़ा करेंगे। तो अब आप कहेंगे सर फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट्स होते हैं? जी होते हैं। या कांटेक्ट फोर्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ जी 3 होते हैं। अब आप इसको या तो कांटेक्ट फोर्स का 3rd कंपोनेंट बोल दें, या आप इसको क्या बोल दें? या आप इसको क्या बोल दें? या आप इसको फ्रिक्शनल फोर्स का वो कंपोनेंट बोल दें जो कहीं परपेंडिकुलर टू द, खैर मैं उसकी ड्राइंग्स नहीं बनाना चाहता। बहरहाल, अगर वैसे आपने नहीं बनानी, प्लीज अभी आपने नहीं बनानी, सिर्फ सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक फ्रिक्शन इधर है ना, हाँ जी, एक फ्रिक्शन किधर है? इधर है, ठीक है। व्हाट इफ आई टेल यू असल फ्रिक्शन किधर है? असल फ्रिक्शन पुत्र जी इधर है। जब गाड़ी को यूं टर्न करते हैं तो उसकी असल फ्रिक्शन किधर होती है? इस तरफ को होती है। किसी को मसला इस बात से? तो इस फ्रिक्शन का एक आधा एंगल, अगर सवाल पेपर में ऐसा आ जाए कि जी फ्रिक्शन इधर है, एंगल ये वाला है, तो क्या करें? फिर कर लीजिएगा रिजॉल्व उसको। जब उसको रिजॉल्व कर लोगे तो क्या होगा? एक उसका कंपोनेंट वी के एंटी पैरेलल आ जाएगा और एक इसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो जो वी के एंटी पैरेलल आएगा वो ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस कर देगा, और जो सेंटर की तरफ आएगा वो सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव कर लेगा। मुझे नहीं लगता उसने इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन अगर कर भी दिया तो बना लीजिए। किसी को मसला इस बात से? तो एक काम करेंगे, प्लीज़ 3 एरोस जाके बनाइए। ये बना दें, फिर एक और काम भी करें, तो ड्राइविंग फोर्स भी बनाएं। ड्राइविंग फोर्स कर लें जी, बना लें। जब आप सारी बनानी है तो बना ही लें। आपको गाड़ी भी नज़र आ गई, गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स नज़र आ गई, ड्राइविंग फोर्स को जिस फ्रिक्शन ने बैलेंस किया है वो फ्रिक्शन नज़र आ गई, फिर जिस फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव किया वो फ्रिक्शन नज़र आ गई। तो अब काम क्या करूं? इस F का कुछ और निशान होना चाहिए, उस F का कुछ और निशान होना चाहिए, ठीक है जी। क्या करें? इसको करें जी F1 कर दें, उसको F2 कर दें, तो इसको FT कर दें, इसको F1 कर दें, इसको F2 कर दें, इसको FT कर दें। मतलब यहाँ पे F1 की बात हो रही है, यहाँ पे F2 की बात हो रही है। करना मैं नहीं चाहता था लेकिन चलो हो गई है। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें। 5 to 10 मिनट्स। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? नो? होपफुली जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गई होगी बात। लेकिन असल इसमें से किस कंपोनेंट को ड्रॉ करना था मैंने? इसी को करना था भाई, इस वाले को, कि यहाँ पर कोई ना कोई है। वो कौन है? वो फ्रिक्शन है जो कि सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करती है। अब ये फ्रिक्शन कौन सी है, तो ये फ्रिक्शन कौन सी है, वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बात बताई है आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आपके पास कोई सवाल पैदा होता है? रेज़ योर हैंड्स। एनीवन? नहीं? चलें, अगला भी एक सवाल था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहीं वहाँ पे जहाज़ यूँ टर्न मार रहा है, उसका भी एक सिचुएशन नोट्स में बनाएं। सिचुएशन नंबर, जो भी कोई अगली सिचुएशन बनाए, सिचुएशन नंबर 4 या 5 जो भी है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन एयरक्राफ्ट टेकिंग अ टर्न इन द एयर। An aircraft taking a turn in the air. An aircraft taking a turn
इन द एयर। अच्छा जी, एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, वो भी टेकिंग अ टर्न कर रहा है इन द एयर। हाँ जी, नहीं विदाउट एयर था, किधर था विदाउट एयर भाई? पढ़े जरा वहाँ पे, तो वहाँ जो वो उसको वर्टिकल फोर्स कौन देता है? उसको मेरे ख्याल से वर्टिकल फोर्स ही कोई हवा की लिफ्ट देती है, ठीक है। वहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ, कोई विदाउट एयर तो नहीं लिखा वहाँ पे, ठीक है। देखते हैं जनाब, ज़रा क्या करें, कोई एयरक्राफ्ट को पहले नॉर्मली एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करें जी। कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आप बना लो, आप बना लो। बनाओ यार, बनाओ बनाओ बनाओ, एयरक्राफ्ट बनाओ जी। दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। माँ बाहर आ रहा है जी। दिस इज कमिंग, नीचे की तरफ इसका क्या है? वेट है। हंसो हंसो हंसो, आप बनाओ, मैं भी आके हंस ड्राइंग। अब ठीक, अब हंसने वाला काम खत्म हो गया, ठीक है जी। नीचे की तरफ उसका क्या है भाई? ऊपर की तरफ क्या है? लिफ्ट फोर्स है। क्या है जनाब? ये लिफ्ट फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? एयर नहीं, या इंजन या हवा, दोनों मिलाकर कोई ना कोई साइंस मारते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो एयरक्राफ्ट मैंने ड्राइंग बनाई है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। कमिंग आउट ऑफ द, बातें नहीं करो जी, प्लेन ऑफ द पेज। अच्छा जी, तो ये सीधा सीधा जा रहा है जी, वो आगे जा ही जा रहा है, ठीक है। जिसमें नीचे वाली फोर्स ने ऊपर वाली फोर्स को क्या किया हुआ है? बैलेंस किया हुआ है। तो इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज एट क्या? एट कांस्टेंट, अगर मेरे को एट कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा? तो जो फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स है बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। देखिए मैं कहूंगा एट कांस्टेंट हाइट, या एट कांस्टेंट हाइट का मतलब क्या है? कि ना ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है? कि ऊपर और नीचे वाली फोर्स बराबर हुई हुई है। W is equal to L. This W means the weight, this L means the lift force provided by क्या? Either by the air or by the engine, या जो भी किसी भी तरह से जहाज के अंदर जो साइंस डेवलप की गई है, जो ऊपर की तरफ एक लिफ्ट फोर्स है। अच्छा, टेकिंग अ टर्न इन द एयर। खैर, जब वो टेकिंग अ टर्न करता है तो टेकिंग अ टर्न का मतलब क्या है? टेकिंग अ टर्न, हाँ जी, अगर लिफ्ट फोर्स ऊपर ना हो तो आप जहाज़ पे कभी भी सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि जहाज़ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, जहाज़ सीधा सीधा, अभी तो जहाज़ सीधा सीधा जा रहा है, इसने टर्न नहीं लिया। ये जहाज़ है, किधर जा रहा है? नीचे क्या है? ऊपर क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स कुछ और है, लिफ्ट फोर्स कुछ और है। हाँ, इंजन के बड़े काम हैं। इंजन जो है ना, वो ड्राइविंग फोर्स तो लगाता ही लगाता है, लेकिन उसने ना कोई अपने अंदर से हवा शायद नीचे की तरफ भी फेंकनी होगी, ठीक है। हाँ जी, कोई विंग्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, या हवा के साथ ही उसका लेना देना है। बहरहाल सुनो भाई, प्लीज़ इजी हो जाओ। एक काम करते हैं, कागज़ से जहाज़ बनाना आता है आपको? नहीं, किसी को बनाना आता है? ज़रा बना के दें। सारे स्टार्ट हो गए हैं। बनाए जी, बनाए, एक जहाज़ बनाए, कागज़ का जहाज़ बनाए जी। बन गया बना लो भाई, बना लो, जल्दी करो, सब के सब बनाओ जी। कागज़ से जहाज़ बनाए जी। नहीं, बना के फेंकना नहीं है, बना के उड़ाना है जी। कागज़ का चाहिए। है जी। ओ ये क्या, कैसे जहाज बनाया? सही से जहाज बना के दो, सही से जहाज बना के दो। कैसा जहाज है? नहीं, ये भी सही नहीं आ रहा जी। ये सही लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है जी, ये मुझे सही लग रहा है जी। वैसे है थोड़ा ऊपर से ख़राब हुआ है, ये गया है सही थोड़ा सा जी। भाई अपने अपने जहाज उड़ाए जी सारे, हैं जी। सही से जी, कोई भी नहीं, वो वापस उड़ाओ जी।
वापस उड़ाएं, इधर दिखाओ। चलो जी, ठीक हो गया जी, कोई ना कोई जहाज उड़ ही रहे हैं। अल्लाह अकबर, ठीक है जी, इसको चेक करते हैं जनाब। ये चला जी, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है जी। सो बस 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 भाई बस, सुने, वो जो अच्छा वाला किधर है, ये वाला किधर है? अमेरिकन जहाज है, ठीक है। 9/11 नहीं वो, हाँ जी, ये ओ गुड वन है जी। बराबर हो गया। खैर बस भाई, बस सुनो भाई। शान बशीर, लिफ्ट क्या होती है? ऊपर होती है। कौन प्रोवाइड करता है? जहाज़ के जो विंग्स हैं, विंग्स असल में जितना ज़्यादा होते हैं, बस ख़त्म हो गया, शुगल ख़त्म हो गया। जितना क्या होता है, क्या समझा रहा था? हाँ जी, जितने उसके विंग्स बड़े होते हैं उतना ज़्यादा उसको एयर से सपोर्ट मिलती है। एयर उसको ऊपर उतनी क्या प्रोवाइड करती है? एक लिफ्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एयर वैसे तो एक बैकवर्ड फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करती होगी, लेकिन मैं अभी बैकवर्ड फ्रिक्शन का जिक्र नहीं करना चाहता। अगर मैं कह दूं कि द एयरक्राफ्ट इज़ मूविंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज एट कॉन्स्टेंट हाइट, तो मैंने कहा जी W=L। अगर कहूँ एट कॉन्स्टेंट स्पीड, चलें कॉन्स्टेंट हाइट है तो नीचे ऊपर बराबर है। अगर मैं कहूँ जी एट, बातें नहीं करो भाई, अगर कहूँ एट कॉन्स्टेंट स्पीड है, मतलब उसकी फॉरवर्ड स्पीड कांस्टेंट है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी क्या होगा? सेम। फॉरवर्ड क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स, उसको तो हम प्रॉपर्ली ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। हाँ, उस वक्त इस केस में मैं पीछे वाले को क्या कहूँगा? एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन या ड्रैग, ठीक है जी। तो आई थिंक इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर एक जहाज़ है वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो कांस्टेंट हाइट पे उड़ने का मतलब है ऊपर नीचे बैलेंस, कांस्टेंट स्पीड पे आगे जाने का मतलब है फॉरवर्ड बैकवर्ड भी बैलेंस्ड। इसमें किसी को मसला है भाई? ठीक है। अब इसको अगर टर्न लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको अगर टर्न लेना है तो इसको ना बेटा अपने विंग्स को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। जब ये अपने विंग्स को टिल्ट करेगा तो इसकी जो वेट तो बिल्कुल किधर होगा? वेट तो तभी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन लिफ्ट फोर्स कैसी हो जाएगी? जब विंग्स ऐसे हो जाएंगे तो ये जो लिफ्ट फोर्स होती है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द विंग्स। क्या जनाब? जैसे बोलेंगे सर लिफ्ट फोर्स का ताल्लुक आप विंग्स के साथ रख दें, तो अगर मैं विंग्स के साथ रख देता हूं तो आई थिंक इट शुड ऑलवेज बी क्या? इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन या टू द ब्लेड्स ऑफ द विंग्स। इसमें किसी को मसला है जी? तो एक काम करते हैं, लिफ्ट फोर्स का एक दो नोट लिखें जी। इट इज प्रोवाइडेड to the blades of the plane या to the wings of the plane by the air beneath it. Lift force is provided to what? Provided by the air, ये लिखें, provided by the air to the क्या? To the wings of द प्लेन। विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट है कि प्लेन है जो भी। इस वक्त हम उसके अंदर इंजन की क्या इन्वॉल्वमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उसको विंग्स के साथ इन्वॉल्व करते हैं, एयर के साथ इन्वॉल्व करते हैं, और एयर ने ऊपर की तरफ एक लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करनी है। और जो भी सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया है, इस सिचुएशन में लिफ्ट और वेट आपस में क्या है? बैलेंस। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी लिखवानी है मैंने यहाँ। एक और चीज़ क्या लिखवानी है? Lift is provided by the air to the wings of the plane and क्या? And it is always कैसा? It is always perpendicular to the plane of the wings. It is always perpendicular to the wings. Simple लिख देंगे। And it is always perpendicular to the wings. यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? Anyone? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसने अगर टेकिंग अ टर्न लेना है तो टर्न करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एयरक्राफ्ट नीड्स टू व्हाट? टिल्ट द ब्लेड्स। ठीक है जी। तो आई थिंक टेकिंग अ टर्न वाले नोट्स किधर आएंगे जी? टू टेक अ टर्न क्या करना पड़ेगा? द एयरक्राफ्ट
needs to what? Tilt the blades of the wings. हाँ जी, tilt the blades of the wings. हाँ हाँ, तो उसके ब्लेड और विंग एक ही चीज़ है ना। कौन, मैं ब्लेड और विंग एक ही चीज़ को कह रहा हूँ यार। ब्लेड्स ऑफ द विंग्स, ब्लेड्स कह दें, विंग्स कह दें, एक ही चीज़ है, ठीक है। बहरहाल जब उसको यूँ टिल्ट किया जाएगा, आई थिंक फिर ड्राइंग ऐसी नहीं होगी, फिर ड्राइंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फिर ड्राइंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ड्राइंग में क्या तब्दीली आएगी, जैसे वहाँ पे बनी थी वो क्वेश्चन के अंदर। ज़रा क्वेश्चन की ड्राइंग देखें, आई थिंक यूँ है, ये इधर वेट है, इधर उसके वो लिफ्ट फोर्स आती है, हाँ जी, क्या हो गया जी, उसके जो है वो यू नो थोड़ा सा क्या हो गया, ये वाला एक्सेस, ये वाई एक्सेस आ गया। आई थिंक एंगल भी, ड्राइंग में एंगल कौन सा गिवन है, ऊपर वाला गिवन है, ये लो जी, ये वाला एंगल क्या कह दूं उसको, इसको एंगल कह देते हैं जी थीटा। जी भाई, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, इसके बाद उसने सर्कल कैसा घुमाया है, इसके बाद वो सर्कल कैसा बनता है जी, तो सर इसके अगर विंग्स थोड़े से यूं हो गए तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा जी, सर जी इसने ना इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड वाला सर्कल सा बन जाएगा। आउट ऑफ द बोर्ड को ज़रा शेड कर लें और इनटू द बोर्ड को क्या करें, डॉटेड कर लें। लेकिन सर्कल कैसा है, ये थोड़ा कोई हॉरिजॉन्टल टाइप सा सर्कल है। ये लीजिए बना, ये वाली ड्राइंग बनाइएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 की ड्राइंग है, उसको वहाँ पे बना लीजिए। उसमें गौर से मेरी बात सुनिए कि सर ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये क्या है, इसको कोई रिजॉल्व नहीं कर रहे। इसमें जो इस तरफ को है, ये क्या है, लिफ्ट है, जो कि ब्लेड्स, ये जो विंग्स हैं उनके क्या थी, उनके बिल्कुल, इसका जो एंगल इनके साथ है वो कैसा है, इनके साथ एंगल इस वाले, ये जो आपके जो विंग्स हैं उनके साथ परपेंडिकुलर है। खैर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वर्टिकल के साथ एंगल था। क्या करूं, इसको रिजॉल्व करें सर। रिजॉल्व करेंगे तो इसके रेजोल्यूशन में एक कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर, और एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर। असल में इसकी जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो किधर है, ये वैसे है क्या, ये वाला, दिस इज एल cos थीटा, व्हाट इज दिस, एल sin थीटा। और जो एल sin थीटा है, इस वक्त आपको शक्ल इसकी इधर नजर आ रही है, बट इट्स एप्लीकेशन इसके, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, दोनों कंपोनेंट्स इधर हैं जी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपका ये सेंटर है, ये अगर आपका इस तरफ को क्या है, हाँ जी क्या है, एक छोटा सा नोट लिखें यार इसके नीचे, यहाँ पे क्या हो रहा है। आई थिंक इस ड्राइंग के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, इस ड्राइंग के अंदर देयर इज दिस, नीचे और ऊपर कौन है, नीचे इज W, इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय L cos थीटा, एंड ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस आ गया। जो L sin थीटा है, L sin थीटा बिहेव्स एज क्या, L sin थीटा बिहेव्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। L sin थीटा बिहेव्स एज द क्या, बिहेव्स एज द, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही सवाल सॉल्व किया हुआ है आपने, यही कि वो तो L की जगह क्या लिखा था, P लिखा हुआ था, पता नहीं P cos थीटा W के बराबर हो गया था, और फिर P sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया था। उसमें पता नहीं उसने क्या नोन है तो क्या अननोन है, वो आप चेक कर लेंगे, mv²/r। यहाँ पे एयरक्राफ्ट का मास कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका रेडियस कितना है। आई थिंक जो भी मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखें, क्या करें जी, अ कॉम्पोनेंट ऑफ द लिफ्ट फोर्स, एंड पे जाके लिखे जी व्हाट, अ कॉम्पोनेंट ऑफ द लिफ्ट फोर्स एक्ट्स एज क्या, एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जनाब अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेट फोर्स नहीं, लिफ्ट फोर्स, a component of lift force acts as the necessary centripetal force।
सर सबूर, सर्कुलर मोशन की वर्कशीट्स कहाँ हैं? प्लीज़ ला दीजिए। हाँ जी, इसमें अप थ्रस्ट उसी तरह की चीज़ है, लिफ्ट भी अप थ्रस्ट होने के लिए उसका टॉप का प्रेशर और नीचे का प्रेशर में बहुत ज़्यादा, ये उसी तरह का ऑलमोस्ट है। हल्का फुल्का लिफ्ट फोर्स को आप अप थ्रस्ट से रिलेट करना चाहते हो तो मुझे मसला नहीं है, ऑलमोस्ट उसी तरह की, नॉट एग्जैक्टली लेकिन ऑलमोस्ट उसी तरह का ये फिनोमेना है। ठीक है, आप में से बच्चों जिनका केमिस्ट्री क्लास है वो उधर ही बैठे हैं, जिनकी केमिस्ट्री नहीं है वो बोरी बिस्तरा पैक करें और बाहर की तरफ जाने